आज हम इस पार्ट में गैस का द्रव में विलेयता में जो हेनरी का नियम है वो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम हेनरी के नियम पर जो न्यूमेरिकल आएगा जैसा और हेनरी के अनुप्रयोग सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। यह पार्ट 2 का विलेयन चैप्टर जो कक्षा 12 का है रसायन विज्ञान, उसका यहाँ पर पार्ट 6 या 7 है। लेकिन हमें इस पार्ट में आपको हेनरी के नियम से जितनी परेशानियां हैं या हेनरी का नियम क्या होता है सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो देखिए जो गैस का द्रव में विलेयता है उसमें हमारा एक नियम आता है हेनरी का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी का नियम देखिए, गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य जो मात्रात्मक अर्थात जो मात्रा है संबंध हेनरी ने दिया। अर्थात जो हेनरी हैं उन्होंने सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य जो मात्रात्मक संबंध है वो सर्वप्रथम हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार हेनरी के अनुसार देखिए, इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। एक बार और देखते हैं। देखिए, इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। या इसका एक और परिभाषा है, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बात वही है देखिए। और इसका आखिरी परिभाषा है, किसी गैस का वाष्प दाब अवस्था में आंशिक जो दाब है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए, इसका जो नियम है वो है P/P = कि HX, जो यहाँ पर X है यह आपका मोल अंश है या मोल प्रभाज है, P यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब है। तो देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। किसी विलयन में गैस का मोल अंश, जो मोल अंश है उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देखिए, तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट का मतलब है KH = P/X। तो समानुपाती होता है मतलब समान अनुपात में बटा होता है। देखिए, तो आंशिक वाष्प दाब है और मोल अंश दोनों के अनुपात को आप हेनरी का नियम कहते हैं। यही यहाँ पर दूसरे परिभाषा से भी प्रूव होता है। देखिए, किसी गैस का वाष्प दाब अर्थात P आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए, तो आंशिक वाष्प दाब और मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए, तो हेनरी का नियम ये है, P = KHX। तो यहाँ पर KH है हेनरी का स्थिरांक, X है आपका मोल प्रभाज या मोल अंश, और जो P है यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब है। तो देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल कर आया हेनरी का। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो ग्राफ होगा हेनरी के नियम का वो देखिए ये देखिए, ये जो वाष्प दाब है वो नियत रूप से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और नीचे की तरफ आपको मोल प्रभाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हेनरी का कांस्टेंट है वो नियत रूप से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हेनरी का जो कांस्टेंट है या हेनरी स्थिरांक जो है उसका मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो वाष्प दाब है वो बढ़ता जाएगा। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर P = KHX होता है। तो यहाँ पर K का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह P का मान बढ़ता जाएगा। इसका जो यहाँ पर ग्राफ है वो नियत रूप से बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो हेनरी के नियम की जो शर्तें हैं ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो हेनरी के नियम की शर्तें या हेनरी नियम कब लागू करते हैं, जब गैस आदर्श हो अर्थात जब गैस में जो दाब है वो लो हो अर्थात निम्न हो, और जो टेम्परेचर T अर्थात टेम्परेचर है वो उच्च अवस्था में है, तभी हेनरी का नियम लागू होगा।
दूसरा देखते हैं गैस द्रव में घुलने पर। देखिए जब गैस है वो द्रव में घुलता है तो ए जो पार्ट है उसका क्रिया नहीं करनी चाहिए। जब गैस द्रव में घुलता है तो उन दोनों के मध्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया को जल में घोलते हैं तो देखिए अमोनिया को जल में घोलने पर NH4OH प्राप्त हो गया। तो इसमें देखिए जो गैस है अर्थात अमोनिया गैस है उसे द्रव अर्थात जल में घोलने पर क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये हमारा जो हेनरी का नियम है वो शर्त है, लेकिन यहाँ पर जो अमोनिया है वो जल में घोलने पर NH4OH अर्थात हेनरी यहाँ पर ये क्रिया कर गया है, अर्थात हेनरी का नियम अमोनिया के लिए लागू नहीं होता है। चलिए बी, जो गैस द्रव में घोलने पर जल में घुलकर न तो आयनित होना चाहिए और न ही संगुणित होना चाहिए। देखिए HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गैस, इसे जल में घोलते हैं तो HCl एक्वस सोल्यूशन प्राप्त होता है, और जब HCl एक्वस को गर्म करते हैं या जल में घोलते हैं तो यह H प्लस गैस अर्थात H प्लस आयन गैस में टूट जाता है और क्लोरीन पे ऋण आवेश आकर टूट जाता है एक्वस सोल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पर जल में घुलकर न तो आयनित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो भागों में संगुणित हो रहा है, इसीलिए हेनरी जो का नियम है वो HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए लागू नहीं होगा। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पे कैसे पूछा जाएगा। देखिए तो N2 जो है डाई नाइट्रोजन जो है उसका आंशिक वाष्प दाब दिया है 0.987 बार दिया है यहाँ पर। ये देखिए ये बार में आपको आंशिक वाष्प दाब दिया है, और डाई नाइट्रोजन के मोल प्रभाज की गणना के लिए पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए देखिए जो गैस N2 गैस है वो जल में घुल रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो P इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हेनरी कांस्टेंट का मान 76.48 के बार दिया है, तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट देखिए ये फॉर्मूला होता है हेनरी का। यहाँ पर वाष्प दाब जो P का मान है वो यहाँ पर 0.987 बार, यहाँ पर मोल, ये जो मोल प्रभाज है इसे ज्ञात करना है, और हेनरी का मान दिया है KH 76.48 बार ये दिया है। तो यहाँ पर x इक्वल टू P ऑफ KH 0.987 बटा के 76.48। अब यहाँ पर ऊपर नीचे आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 87 बटा के 76। अब जितना आएगा यहाँ पर उतना आपको मोल प्रभाज होएगा, मोल यहाँ पे मीटर मोल हो जाएगा, मिली मोल हो जाएगा। ये देखिए ये मोल प्रभाज है यहाँ पर। तो अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, ये कैसे होगा ये आपको कैलकुलेशन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक नोट है जिसे आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो हेनरी कांस्टेंट, नोट देखिए नोट, ताप बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक के मान में परिवर्तन होता है। अगर ताप बढ़ता है तो हेनरी जो स्थिरांक का मान है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग ताप पर अलग अलग हेनरी का स्थिरांक का जो मान है वो होता है। इसमें यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 273 डिग्री सेल्सियस पर N2 के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान था ये, लेकिन आपको जो हेनरी कांस्टेंट का मान है वो बदलता रहता है। चलिए तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, तो देखिए हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखिए शीतल पेय जल में CO2 घुला होता है। जो शीतल पेय जल होता है अर्थात जो हमारा वाटर होता है पीने वाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। अतः बोतल में इसे निम्न ताप व उच्च दाब पर भरा जाता है। देखिए जब इसमें निम्न ताप और
जो उच्च दाब पर भरेंगे तो यहाँ पर बोतल में जो पानी है वो आराम से भर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर निम्न ताप और उच्च दाब पर भरा जाता है। यह नियम हेनरी के नियम को फॉलो करता है। इसीलिए यहाँ पर पहला जो उपयोग है वो शीतल पेय जल में CO2 घुला होता है। तो बोतल में जो शीतल पेय जल है उसे भरने के लिए जो अवस्था होती है वो निम्न ताप और उच्च दाब पर भरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आदर्श गैस का जो अवस्था है वो निम्न ताप होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए ये हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जितना ऊंचाई होगा उतना ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे ऑक्सीजन का जल में विलेयता घटता है। अर्थात जो हमारे शरीर में जल है उसमें ऑक्सीजन की जो विलेयता है, जो घुलने की क्षमता है वो कम होती है। फलस्वरूप इंसान सोचने की क्षमता घट जाती है। अर्थात जब इंसान को ऑक्सीजन की जो विलेयता है वो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा तो यहाँ पर सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है। इस स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं और इसे हेनरी का दूसरा अनुप्रयोग भी कहते हैं। ये जो नियम है वो हेनरी के नियम को फॉलो कर रहा है तो इसे हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग कहते हैं। देखिए जो इसका तीसरा उदाहरण है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ऊपर वाले में एनोक्सिया किसे कहते हैं, किस स्थिति को, तो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का जल में विलेयता करता है। फलस्वरूप इंसान सोचने की क्षमता घट जाती है। इस स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि एनोक्सिया किसे कहते हैं, तो आपको सीधे लिख देना है पहाड़ पर चढ़ते समय, ये जो है इसे पूरा लिख देना है। अब चलिए जो तीसरा उदाहरण है उसे देखते हैं। तीसरा उपयोग भी इसे बोलेंगे। गोताखोर जब अधिक गहराई में जाता है, जब गोताखोर पानी के अधिक गहराई में जाता है तो दाब में वृद्धि के कारण रक्त में गैस की ज़्यादा मात्रा होती है। देखिए जब गोताखोर जल में अधिक अंदर चला जाता है तो दाब में वृद्धि के कारण उसमें जो जल द्वारा जो उस पर दाब होता है वो बढ़ता जाता है और रक्त में गैस की ज़्यादा मात्रा होती है। तो देखिए जब वो बाहर निकलता है तो रक्त में घुली हुई जो रक्त होती है अर्थात खून, उसमें जो गैस है वो बबल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, जो बहुत पीड़ादायक होता है। ये हेनरी के तीसरे नियम का जो उदाहरण था। ये अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम राउल्ट के नियम को पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद।